पोकेमॉन एनिमे में जब भी कोई पोकेमॉन गुस्से में फट जाता है तब समझ जाओ सीन जबरदस्त होने वाला है। जैसे ड्रैगन बॉल में जब गोकू पहली बार सुपर सेयन बना था तो मेरे साथ पूरी एनिमे कम्युनिटी का दिमाग ही फट गया था। और पोकेमॉन भी इस मामले में पीछे नहीं है। पोकेमॉन एनिमे में भी काफी पोकेमॉन और ट्रेनर्स ऐसे रहे हैं जो कभी ना कभी पूरी तरह रेज मोड में चले गए और दिखा दिया उनका सबसे डेंजरस रूप। तो इसीलिए आज हम देखने वाले हैं पोकेमॉन एनिमे के सबसे बड़े क्रैश आउट्स को और जानेंगे कि उनका गुस्सा जस्टिफाइड था या नहीं। तो शुरुआत करते हैं ऐश के सबसे आइकॉनिक एंड एंग्री पोकेमॉन के साथ, हमारा आग वाला बंदर इन्फर्नेप। तो जब इन्फर्नेप एक चिमचार था तब वो ओरिजिनली ऐश का पोकेमॉन नहीं था। उसका पहला ट्रेनर था पॉल। और भाई पॉल कोई नॉर्मल ट्रेनर नहीं था, ये सबसे क्रूअल और लूजर ट्रेनर था क्योंकि उसे सिर्फ पावरफुल पोकेमॉन चाहिए थे, इसलिए उसकी ट्रेनिंग भी हद से ज्यादा ब्रूटल होती थी। इसीलिए जब ऐश पहली बार पॉल से मिला तो वो काफी नॉर्मल लगा, लेकिन जब उसने ऐश को बैटल के लिए चैलेंज किया और बैटल हुई टर्टविग वर्सेस चिमचार की, उस वक्त पॉल सिर्फ थोड़ा रूड लग रहा था और चिमचार के साथ भी ठीक ही बिहेव कर रहा था। चिमचार ने तो बैटल जीत भी ली थी, लेकिन पॉल ने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। लेकिन ये सब बस एक ढोंग था, बिल्कुल हमारे पेरेंट्स की तरह जो पब्लिक में तो कहते हैं कर लो, लेकिन घर के अंदर आते हैं आगे आप सब जानते हो। इसीलिए अब रियलिटी ये थी कि पॉल चिमचार को बुरी तरह टॉर्चर कर रहा था और वो ये छुपाने की भी कोशिश नहीं करता था। एक जिम बैटल में तो उसने चिमचार को लिटरली शील्ड की तरह यूज किया ताकि उसके दूसरे पोकेमॉन अटैक से बच सके। ऐश ये सब देखकर बिल्कुल शॉक हो गया। सब लोग इसलिए चुप थे क्योंकि पॉल सपोजिटली चिमचार की एबिलिटी ब्लेज एक्टिवेट करना चाहता था, क्योंकि ब्लेज की वजह से जब पोकेमॉन की एचपी लो हो जाती है तो उसके फायर टाइप अटैक्स का पावर काफी बढ़ जाता है। लेकिन चिमचार का ब्लेज एक्टिवेट ही नहीं हो रहा था, हर बार वो बस नॉकआउट हो जाता था। और इसी बात पर पॉल और ज्यादा गुस्सा हो जाता था। ऐश ने पॉल से पूछा कि अगर तुम्हें चिमचार को इतना टॉर्चर ही करना था तो तुमने चिमचार को कैच ही क्यों किया। और तब हमें पता चलता है कि चिमचार कुछ खास था। पास्ट में जब पॉल ने उसे पहली बार देखा था तो चिमचार को कई वाइल्ड पोकेमॉन मिलकर अटैक कर रहे थे और उसकी एचपी लगभग खत्म हो चुकी थी और लग रहा था कि वो बच नहीं पाएगा। लेकिन अचानक उसके अंदर से एक मिस्टीरियस पावर फूट पड़ी एंड एक ही मोमेंट में उसने सारे पोकेमॉन को हरा दिया। पॉल ने ये सब देखा और तुरंत समझ गया कि चिमचार कोई ऑर्डिनरी पोकेमॉन नहीं है और उसने चिमचार को अपने साथ ले लिया। बेचारा चिमचार मासूम था, उसे लगा कि उसे एक अच्छा ट्रेनर मिल गया है, लेकिन उसे क्या पता था यहाँ उसके साथ गैंग बैंग होने वाला है। और सबसे बुरी बात तो ये थी कि पॉल के पास कोई प्रॉपर प्लान भी नहीं था। वो बस चिमचार को इतना पुश करता था कि शायद ब्लेज एक्टिवेट हो जाए। एक बार तो उसने चिमचार को सीधा सिंथिया के गार्चॉम्प के सामने उतार दिया। मतलब सीरियसली, कहाँ गार्चॉम्प और कहाँ चिमचार। इसलिए ऑब्वियसली चिमचार हार गया। लेकिन उसके बाद पॉल और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। भाई वो एक फर्स्ट स्टेज पोकेमॉन था और उसके सामने चैंपियन सिंथिया का गार्चॉम्प। यहाँ तक कि सिंथिया भी पॉल को देखकर सोच रही थी अभी चूतिया है क्या। और अब धीरे धीरे ये सारे अब्यूजेस चिमचार के अंदर गुस्सा जमा करती जा रही थी। और एक टूर्नामेंट के दौरान जब ऐश ने रात को देखा कि पॉल अपने सारे पोकेमॉन से चिमचार को अटैक करवा रहा है क्योंकि उसने पॉल की ऑर्डर्स नहीं माने और अपनी ब्लेज एक्टिवेट नहीं करी, इसलिए ये उसकी पनिशमेंट थी। ये सब देखकर ऐश का दिमाग बिल्कुल फट जाता है और चिमचार भी बिल्कुल टूट चुका था। और जब वो बेहोश होने लगा तो पॉल ने अपने पोकेमॉन को उसे इलेक्ट्रिक अटैक से जगाने का ऑर्डर दे दिया। तब पीकाचू बीच में आ गया और चिमचार को बचाया। टूर्नामेंट जीतने के बाद भी पॉल खुश नहीं था। उसने सीधा चिमचार को रिलीज कर दिया और वहीं से चिमचार ऐश की टीम का हिस्सा बन गया। लेकिन इसके बाद भी चिमचार की सारी सफरिंग खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब उसका ब्लेज फॉर्म करप्ट हो चुका था और जब भी उसकी एचपी लो होती उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो जाती और वो पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल मोड में चला जाता था। कभी कभी तो वो अपने ही दोस्तों पर अटैक कर देता था। एंड ऐश पूरे सीजन चिमचार को बस उस ट्रॉमा से बाहर निकालने की कोशिश में लगा दिया। चाहे वो मॉन्फर्नो बना हो या इन्फर्नेप, उसके इश्यूज इतनी आसानी से खत्म नहीं हुए। लेकिन जब भी इन्फर्नेप ब्लेज मोड में जाता था, भाई साहब वो बिल्कुल मॉन्स्टर बन जाता था। ऐश के 8th जिम बैटल में जब इन्फर्नेप ब्लेज मोड में गया तब पहली बार ऐश उसे कंट्रोल करने में सक्सेसफुल हुआ और उसके बाद उसके करियर का सबसे बड़ा मोमेंट आया सिनो लीग में, ऐश वर्सेस पॉल।
का फाइनल बैटल होता है, इन्फर्नेप वर्सेस इलेक्टिवायर। उस वक्त इन्फर्नेप ने वही पावर यूज की जिसके लिए पॉल इतने सालों से चिमचार को टॉर्चर कर रहा था, लेकिन इस बार वो पावर पॉल के लिए नहीं, ऐश के लिए थी। और उसी पावर से उसने इलेक्टिवायर को हरा दिया और प्रूव कर देता है कि ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। मेरे बुक में इन्फर्नेप के सारे रेज मोमेंट्स पूरी तरह जस्टिफाइड थे, क्योंकि अगर मैं भी उसकी जगह होती तो शायद विलन बन जाती। और अब बात करते हैं ऐश के अगले रेज मॉन्स्टर की, लाइकन रॉक। ये पोकेमॉन लिटरली वायलेंस के असली ब्रांड एम्बेसडर है, क्योंकि जब ये सिर्फ एक रॉक क्राफ्ट था तभी से इसके अंदर अग्रेशन भरा हुआ था। और रात को ये चुपके से घर से निकल जाता था और अंडरग्राउंड पोकेमॉन फाइट क्लब्स में जाकर दूसरे पोकेमॉन से लड़ता था, क्योंकि इस बंदे को लिटरली हर वक्त स्मोक ही चाहिए। और रॉकक्राफ्ट जैसे पोकेमॉन सबसे डेंजरस होते हैं, क्योंकि दिन में तो ये बिल्कुल इनोसेंट पपी बन जाता है, लेकिन रात होते ही ये पूरा ब्रॉक लेसनर बन जाता है। और कभी कभी तो रॉकक्राफ्ट बिना किसी वजह के अपने ट्रेनर ऐश पर भी अटैक कर देता था। और एक बार जब ऐश एक आइलैंड ट्रायल में पार्टिसिपेट कर रहा था और उसने रॉकक्राफ्ट और राउलेट को बैटल के लिए चूज किया, एंड दोनों ने मिलकर एक जबरदस्त कॉम्बो अटैक किया और अपने पहले ओपोनेंट को हरा दिया। एंड अब सामने बचा था एक लाइकन रॉक, लेकिन हमारे रॉकक्राफ्ट का ईगो इतना बढ़ गया कि उसे सिर्फ 1v1 बैटल चाहिए था, इसलिए उसने अपने ही टीममेट राउलेट को बैटलफील्ड से उड़ा दिया। और सच बोलूं तो उस मोमेंट पे मुझे लगा ऐश को अपने रॉकक्राफ्ट को थोड़ा डिसिप्लिन सिखाना चाहिए, क्योंकि इस पागल ने लिटरली अपने ही पार्टनर को अटैक कर दिया था। लेकिन एंड में रॉकक्राफ्ट बैटल जीत गया। लेकिन एक बात याद रखो, ये रॉकक्राफ्ट अभी भी एक छोटा पपी था, जो चाहे जितना भी गुस्सा हो जाए लेकिन ज्यादा डैमेज तो नहीं कर सकता था। लेकिन असली प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब वो लाइकन रॉक बना, क्योंकि शुरुआत में तो सब कुछ परफेक्ट था, उसके पास बिल्कुल जबरदस्त पावर आ गई थी और हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। लेकिन फिर उसने एक अजीब प्रॉब्लम डेवलप कर ली, क्योंकि जब भी उसका फर या कोट गंदा हो जाता था, उसकी आंख से लाल हो जाती थी और वो पूरी तरह से रेज मोड में चला जाता था। एंड उस वक्त वो किसी को भी नहीं छोड़ता था। एंड एक बार ऐश और ग्लैडियन की राइवल बैटल चल रही थी और फिर एक काफी नॉर्मल बैटल स्टार्ट होती है एंड ऐश ने लाइकन रॉक को भेजा एंड ग्लैडियन ने टाइप नल को। शुरू में तो दोनों पोकेमॉन बराबर टक्कर दे रहे थे और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, और तभी टाइप नल ने लाइकन रॉक को टैकल मार के पानी में गिरा दिया। और बस यही उसकी पहली और आखिरी गलती हो गई, क्योंकि बैटल के बीच में ही लाइकन रॉक की आंखें लाल चमकने लगी और अब उसे सिर्फ वायलेंस चाहिए थी। ऐश उसे कमांड देने की कोशिश तो करता है, लेकिन लाइकन रॉक का एटीट्यूड अपने सल्लू भाई से कम थोड़ी था। और सबसे फनी बात तो ये है, तुम सोचोगे इतना रेज मोड आया है तो पावर भी इंक्रीज हुई होगी, लेकिन नहीं भाई, फिर भी बैटल हार गया। मतलब बातें पूरी रफ होने वाली और टिके सिर्फ 2 मिनट। एंड फ्यूचर एपिसोड्स में ऐश इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करता है, क्योंकि हर दूसरे दिन इस पोकेमॉन का क्रैश आउट करना हेल्दी तो नहीं है। बट ऐश बेसिकली उसका थेरेपिस्ट बन गया और अपनी लेजेंडरी इनर पावर से उसने लाइकन रॉक का एंगर इशू फिक्स कर दिया, और अब लाइकन रॉक रेड आई पावर यूज कर सकता था बिना कंट्रोल खोए। ओवरऑल देखा जाए तो लाइकन रॉक के पास क्रैश आउट करने का कोई सॉलिड रीजन नहीं था, उससे ज्यादा पावर भी नहीं मिलती थी और वो बस गुस्सा हो जाता था क्योंकि उसका फर थोड़ा सा डर्टी हो गया था। इसलिए मुझे नहीं पता कि वो पोकेमॉन एनिमे का सबसे बड़ा क्रैश आउट है या नहीं, लेकिन ये सबसे बेकार क्रैश आउट जरूर है। डिसीजन आप सब कमेंट्स में बताओ। और अब बात करते हैं पोकेमॉन एनिमे के सबसे डेंजरस इलेक्ट्रिक चूहे की, हमारा प्यारा पिकाचू। और ट्रस्ट मी, ये पोकेमॉन सिर्फ एक क्यूट पॉम-पॉम नहीं है जो हर कोई दबा जाए, क्योंकि जब ये गुस्सा होता है तो लगता है ये पूरी यूनिवर्स उसकी है। तो पोकेमॉन एनिमे में जब हमें पता चलता है कि पिकाचू एक्चुअली पोकेमॉन वर्ल्ड का हिडन बॉस है, तो जब टीम एक्वा और टीम मैग्मा दुनिया पर कब्जा करने के चक्कर में लड़ रहे थे, तो इसी बीच पिकाचू का सामना एक ब्लू ऑर्ब से होता है। और जैसे ही पिकाचू ने उस ऑर्ब को टच किया, सब कुछ बदल गया, क्योंकि वो ऑर्ब पिकाचू के साथ मर्ज हो गया और हमारे पिकाचू की आंखें बिल्कुल लाल चमकने लगी और वो कम्प्लीटली फेरल हो गया। एंड अब पिकाचू सिर्फ क्रैश आउट नहीं कर रहा था, वो पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के मूड में था। ये सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई थी कि ऐश भी उसे रोक नहीं पा रहा था और पिकाचू आउट ऑफ कंट्रोल होके बिल्डिंग्स तक तोड़ रहा था, हर जगह तबाही मचा रहा था। एंड जब टीम रॉकेट ने उसे टारगेट करने की कोशिश की, पिकाचू ने सीधा उनकी तरफ देखा और बोला, चुप कर बे कुत्ते, और एक ही अटैक में उन्हें उड़ा दिया। लेकिन असली मैडनेस तो तब हुई जब पिकाचू ने अपनी इलेक्ट्रिसिटी आसमान में फायर की और उसने लिटरली आसमान को 2 हिस्सों में स्प्लिट कर दिया और उसने ग्रोडॉन को समन कर दिया। एंड उसके बाद पिकाचू ग्रोडॉन के ऊपर खड़ा होकर उसे कमांड करने लगा और कायोगर से लड़ाई करवाई, और शॉकिंगली ये काम कर भी गया। और कुछ देर के लिए पिकाचू पोकेमॉन यूनिवर्स के सबसे पावरफुल पोकेमॉन्स में से एक बन गया था। फिर आखिर में ऑर्ब का इफेक्ट खत्म हुआ और सब नॉर्मल हो गया। मेरी नजर में पिकाचू का रेज मोड कम्प्लीटली जस्टिफाइड था, क्योंकि टेक्निकली वो पोजेस्ड था
और ऑनेस्टली हमें एक इनसेन सीक्वेंस देखने को मिला जहां पिकाचू लेजेंडरी पोकेमॉन को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन अब तक के सारे क्रैश आउट्स को मिला दो तब भी वो नेक्स्ट पोकेमॉन के सामने कुछ नहीं है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मेगा लुकारियो के बारे में, जो पूरा सुपर विलन था। तो पोकेमॉन XY में जब ऐश और उसके फ्रेंड्स की मुलाकात होती है एक ट्रेनर से, कोरिना से, जो फाइटिंग टाइप जिम लीडर थी। और उस वक्त कोरिना अपने लुकारियो को मेगा एवोल्यूशन कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, जो ऑनेस्टली एक अच्छी बात थी। आखिर हर ट्रेनर चाहता है कि उसका पोकेमॉन और स्ट्रॉन्ग बने। लेकिन मेन प्रॉब्लम तो ये थी कि इसी ट्रेनिंग के दौरान कोरिना ने ऐश को एक बैटल के लिए चैलेंज कर दिया। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये बैटल कितनी बड़ी डिजास्टर बनने वाली है, क्योंकि बैटल शुरू होते ही लुकारियो ने बोन रश यूज किया, बट पिकाचू ने आयरन टेल से अटैक को ब्लॉक करके वापस डिफ्लेक्ट कर दिया। अब इसके बाद नॉर्मली कोई भी पोकेमॉन फिर से अटैक करने की कोशिश करता, लेकिन यहाँ इस लुकारियो का ईगो हर्ट हो गया। उसने सोचा, मैं मेगा लुकारियो हूँ और मैं एक छोटे से चूहे से पीछे कैसे रह सकता हूँ। और इसके बाद कोरिना को भी लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है, और उसने लुकारियो को शांत रहने और फोकस करने को कहा। लेकिन तभी लुकारियो की आंखें लाल चमकने लगी और उसकी स्पीड अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई। और अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही गोल था, पिकाचू को जितना हो सके उतना डैमेज पहुंचाना। सब लोग टेंशन में आ गए, क्योंकि अब लग रहा था कि लुकारियो अपनी मर्जी से एक्ट कर रहा है। लेकिन कोरिना को लगा शायद मेगा एवोल्यूशन में वो नॉर्मली ऐसा ही बिहेव करता है। और पिकाचू ने और अटैक्स करने की कोशिश की, लेकिन लुकारियो सब डॉज कर गया। और फिर उसने पिकाचू को जोर से ग्राउंड पर पटक दिया। और उसके बाद भाई का पूरा कंट्रोल ही खत्म हो गया एंड लुकारियो लिटरली फेरल हो चुका था। एंड उसके बाद लुकारियो ने लिटरली पिकाचू को टेल से बाइट कर दिया। सच कहूँ तो अगर मैं ट्रेनर होती तो उसी वक्त इस पोकेमॉन को पोकेबॉल में वापस बुला लेती। इसके बाद टेक्निकली बैटल खत्म हो चुकी थी और पिकाचू मुश्किल से ही खड़ा हो पा रहा था। लेकिन लुकारियो फिर भी रुकने को रेडी नहीं था। वो लगातार अटैक करता रहा एंड सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि ऐश को खुद पिकाचू के सामने खड़ा होना पड़ा, अपने बॉडी को शील्ड बनाकर, ताकि लुकारियो उसे और नुकसान न पहुंचाए। अब ऐश को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे, और लुकारियो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही मिशन चल रहा था, पिकाचू को खत्म करना। और ऑनेस्टली अगर कोरिना के ग्रैंडफादर बीच में ना आते तो शायद सिचुएशन और भी डेंजरस हो सकती थी। सब लोग कंफ्यूज थे, क्योंकि लुकारियो पहले कभी ऐसा नहीं था और वो तो हमेशा एक काम और डिसिप्लिन्ड पोकेमॉन रहा था। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि असली प्रॉब्लम लुकारियो नहीं, असली प्रॉब्लम थी मेगा एवोल्यूशन। पोकेमॉन वर्ल्ड में कुछ पोकेमॉन जब मेगा इवॉल्व करते हैं तो उस ट्रांसफॉर्मेशन के सीरियस साइड इफेक्ट्स भी उन्हें हो सकते हैं। कभी मेगा एवोल्यूशन उनकी बॉडी को हर्ट भी करता है और कभी उनकी मेंटल स्टेट को करप्ट भी कर देता है, जिससे वो अपने प्राइमल इंस्टिंक्ट्स में चले जाते हैं। और बिल्कुल यही कोरिना के लुकारियो के साथ भी हुआ था। लेकिन ऑनेस्टली कोर्ट में ये एक्सक्यूज शायद काम नहीं करता, क्योंकि भाई के एक्शंस देखकर लग रहा था कि उसके दिमाग में सिर्फ वायलेंस ही चल रही थी। तो चलो ले चलते हैं लुकारियो को कोर्ट में, और अगर हम सारे क्रैश आउट्स कंपेयर करें तो लुकारियो वाला क्रैश आउट सबसे ज्यादा वायलेंट था। इन्फर्नेप का गुस्सा ट्रॉमा की वजह से था, लाइकनरॉक बस ओवर रिएक्ट करता था, पिकाचू पोजेस था, लेकिन मेगा लुकारियो भाई ने बैटल को WWE का नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच बना दिया था। और इसी वजह से मेरी लिस्ट में पोकेमॉन एनिमे का सबसे बड़ा क्रैश आउट मेगा लुकारियो ही है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि लुकारियो अकेला पोकेमॉन नहीं था जो मेगा एवोल्यूशन की वजह से कंट्रोल लूज बैठा था। मेगा एवोल्यूशन के पीछे और भी काफी डार्क सीक्रेट्स छुपे हुए हैं, और अगर तुम उनके बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट्स कर दो, मैं बनाऊंगी आपके लिए मेगा एवोल्यूशन के सारे डार्क सीक्रेट्स के बारे में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अगली वीडियो में।